हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग जीएस का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। फरवरी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका फर्स्ट पेपर पूरा यहीं से कवर हो जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर। और हर एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जो 2025 में कोई एग्ज़ाम दोगे या कुछ भी आप करोगे अपनी लाइफ में उसके लिए आप सभी को गुड लक, बेस्ट विशेस रहेगी गोल टू सक्सेस फैमिली की तरफ से। ठीक है, और ये आशा रहेगी कि गोल टू सक्सेस परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी सक्सेसफुल बने 2025 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसमें पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से जो प्रेरित है ना, तो निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? ठीक है, देखिए मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रशिया पहले यूएसएसआर था। ठीक है, यूएसएसआर का पोर्शन था रशिया से एक जो इम्पोर्टेंट लिया गया है या जो प्रेरित है वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को रशिया से लिया गया है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो वो प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो वे अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। साथ में वित्तीय आपातकाल, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा वित्तीय आपातकाल, और जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है वो भी अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन और जो प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगता है यानी राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो कौन कौन सा हो गया? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट का गठन और राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। ब्रिटेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो इसका भी राइट आंसर ब्रिटेन ही है। निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन से और क्या क्या चीज़ वो प्रेरित है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? रशिया से यानी यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की जब बात होती है तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट का गठन और राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब प्रस्तावना की बात हो रही है तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द थे, ये बोल रहा है। दूसरा कहता है उक्त शब्द मतलब ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। थर्ड है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं संविधान का अंग है। पहला भी बिल्कुल नहीं, 1950 में लागू नहीं हुआ था क्योंकि आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में उसमें ऐड हुए थे ये। ठीक है, क्या क्या ऐड हुआ था मैंने बताया था एक ट्रिक से, आप स्पा से याद कर सकते हो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये सीरीज भी याद आपको रखनी है, हर एक वीडियो में अगर क्वेश्चन आया तो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो 1976 में जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये सारा 1976 के संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा सीरीज देखिए आता है, सीरीज देख लीजिएगा। ठीक है, ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, मतलब कौन से विटामिन की प्रचुरता रहती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन ए की प्रचुरता रहती है सुनहरे चावल में। ठीक, अच्छा
कभी कभी विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लेता है रेटिनॉल। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये तो सिलेबस में है नहीं, साइंस का पोर्शन तो सिलेबस में, देखिए ये जीके का पोर्शन में आता है। आप इससे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं जबकि वो सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो जीके के पोर्शन में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे बीमारियां पूछी गई हैं तो वो जीके के पोर्शन में ही लेके पूछी गई। आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लेके मत चलिएगा, या साइंस का सब्जेक्ट लेके नहीं चलिएगा, इसको जीके के तहत देखिएगा। ठीक है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप बस उसको याद कर लीजिए बस। सुनहरे चावल की प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए, इसका राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हार्मोन भी लिख के आ जाएगा, तो वो कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी को ऐसा बोलेगा कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है या हार्मोन कहा जाता है, तो आप विटामिन डी बोल दोगे। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो। विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। ठीक, और विटामिन ई है, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। फेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ए है सेबी, बी नाबार्ड, सी आरबीआई और डी है एसबीआई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सबको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, सबको थोड़ा पढ़ेंगे। जब हम लोग सेबी की बात करते, पहले बात तो इसका राइट आंसर सेबी है। ठीक है, कभी भी पूंजी बाजार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सेबी लगा दीजिएगा। रीज़न क्या है आपको इसके फुल फॉर्म से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी, एक मिनट, ठीक है, क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेबी का हो गया। ठीक, इसकी स्थापना जो सेबी की हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल, डेट भी आपको याद रखनी है, 1992। 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। हो गया। अब आता है एसबीआई को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, एसबीआई की जब बात होती है, एक याद रखिएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक एसबीआई था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन था? एसबीआई था। रट लीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। एसबीआई की स्थापना 1995 में हुई थी, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक था एसबीआई, आरबीआई नहीं था। आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं था। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। आरबीआई की जो डेट है वो है 1 अप्रैल 1935। अब किस आयोग के तहत हुई तो हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। ठीक, आरबीआई में हिल्टन यंग आयोग हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड की हम लोग बात करते हैं। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, और इनकी शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुई थी। ठीक है, जैसे हिल्टन यंग की आयोग की अनुशंसा पर किसकी हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। वैसे ही नाबार्ड की स्थापना किसमें हुई थी? शिवरामन समिति में, लिख देता हूँ, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ये आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को कहा जाता है। ठीक है, 5th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड वाइड वेब देख लीजिएगा, ये WWW जो होता है ना, www, इसका जो है ये फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्या है? पहला ऑप्शन है एक कंप्यूटर खेल है, बिल्कुल खेल कहाँ है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नहीं। इंटरनेट का दूसरा नाम है, और इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो भी आप वेबसाइट वगैरह देखते होगे उसमें क्या होता होगा, सबसे पहले www. something something होता है ना, तो वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वेब जो पेज है ये क्या करता है, इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है। ठीक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों में डैश भाषा में कमांड होता है। अभी हम लोगों ने www देखा ना, www, इसमें बोला कि किस भाषा का कमांड होता है, अधिकांश, ज़्यादातर, मोस्टली। ठीक है, किसका होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका होता है HTML का। फुल फॉर्म आपको पता ज़रूर होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। चलिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? देखिए, कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, पहले बात तो इसका राइट आंसर क्या है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसके तहत एक और चीज़ हुआ था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसमें क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी चीज़ तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ था, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था या बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये है, इसका राइट आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन भैया हुआ कहाँ था? तो हुआ था ये ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसी सम्मेलन के तहत अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ठीक, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग का संविधान निर्माण कब हुआ था? संविधान निर्माण, ठीक है, ये भारत का नहीं पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग का पूछा जा रहा है। संविधान निर्माण जो हुआ था वो 1907 में हुआ था, और कराची अधिवेशन जो था, ये देखिए कराची अधिवेशन है। देखिए मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है ये, इसको कांग्रेस के अधिवेशन से मत जोड़िएगा, उसका अलग होता है, ये अलग था। ठीक है, तो कराची अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें संविधान निर्माण हुआ था 1907 में मुस्लिम लीग का। पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आप अगर देखेंगे तो 1880 से 1884, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। और इन्हीं को, अच्छा हाँ, लॉर्ड रिपन को एक और चीज़ बोला जाता है, भारत का उद्धारक बोला जाता है। ये कहा जाता है इन्होंने भारत का बहुत उद्धार किया था, विकास किया था, इसीलिए भारत का उद्धारक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक, ये भी है। इन्हीं के कार्यकाल में 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, या हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जिनका कार्यकाल क्या है? 1880 से 1884। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती का मतलब हो गया ऐसी कौन सी बस्ती है जिसमें फ्रांसीसियों का जो है आधिपत्य नहीं था। ठीक है, तो पांडिचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्यों? क्योंकि जब भी गोवा का नाम आता है हम लोग को इतना मालूम होता है कि उस पर पुर्तगालियों का शासन था, और आज़ादी के बाद सबसे आखिरी में जो गए थे पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया गया था, याद है ना, उसी में। तो गोवा पे किसका था? पुर्तगालियों का था, फ्रेंच का नहीं था। बाकी सब में फ्रेंच का था, पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है।
पहला ऑप्शन देखते हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। कैसे? देखिए सस्टेन डेवलपमेंट अगर होनी है, सतत विकास होना है, तो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए पहली चीज़। ठीक है, हर टाइप के जीव जंतु होने चाहिए, हर टाइप की वनस्पति होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी हो गया। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, प्रदूषण पे रोक होना चाहिए, पोल्यूटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी विकास हो पाएगा, ऐसा देख सकते हो। निर्धनता पॉवर्टी घटेगी तभी सतत विकास होगा। ठीक है, और ये जितने भी सतत विकास के गोल थे उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड भी हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये तीनों ठीक है आवश्यक है। अब आता है लाइकेंस। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं, सूचक मतलब होता है इंडिकेटर होते हैं। लाइकेंस क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रट लीजिएगा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कंफ्यूजन जल प्रदूषण में आ जाता है, ठीक है, लेकिन होते हैं वायु प्रदूषण के हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है क्रोनोलॉजी का, तो मैं ज़्यादातर ट्राई करूंगा क्रोनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं हर एक वीडियो में। ठीक है, देखिए कहता है निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? नॉर्थ से साउथ बोल रहा है। ठीक है, क्रम क्या है? तो आपको याद करने के लिए कैसे याद कर लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, यानी KLJP ऊपर से नीचे बोल रहा है। ठीक है, इसी को अगर नीचे से ऊपर बोलेगा तो आप लोग वैसे चले जाओगे। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए KLJP। कैसे याद करना है? KLJP, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल। ठीक है, लिखिएगा ऐसे ही कॉपी में तो आपको याद रहेगा कि नॉर्थ से साउथ है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, पहला ऑप्शन है छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। देखिए जब मान सम्मान की बात होती है ना शिक्षक को, तो पहली बात तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितना लोकप्रिय है। ठीक है, देखिए उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, लोकप्रियता एक पैरामीटर होता ज़रूर है। ठीक है, लेकिन वास्तविक मान सम्मान तभी मिलेगा जब वो टीचर या वो शिक्षक अपने पद के दायित्वों के निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? श्रम का जो महत्व है उस भावना का अर्थ क्या है छात्रों में? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, आप ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हो और इजीली लगा भी सकते हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? अंगोरा बकरियों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? अंगोरा नाम याद रखिएगा, अनातोलिया का जो पठार है वो अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो अनातोलिया का पठार है इसके लिए एक और चीज़ आपको लिख लेना है, एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है इसको। एशिया माइनर आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, इस नाम से अनातोलिया के पठार को भी जाना जाता है। एशिया में है भी ये। ठीक है, अनातोलिया का पठार। इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है, अगर ये पूछेगा कि लोकेशन इसकी क्या है तो आप तुर्की लगाइएगा। ठीक है, तुर्की में है। ठीक है, तुर्की अनातोलिया का पठार। ठीक, चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनातोलिया का पठार। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये तो बिल्कुल सही है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। न्यायालय निश्चित करता है। जब भी हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो हम लोग को ये चीज़ पता है। सेकंड है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों का किया जाता है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि संविधान में उनका वर्णन है, पर्टिकुलर उनका एक भाग में वर्णन है, उनके लिए आर्टिकल है मौलिक कर्तव्यों के लिए। पहला क्वेश्चन है, आप जो पहला ऑप्शन है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि परमादेश का संबंध है आर्टिकल 32 से जिसे संवैधानिक उपचार का बोला जाता है। ठीक है,
क्योंकि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने की शक्ति प्रोवाइड की, उसी में एक परमादेश है। मौलिक कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है और गलत ही पूछा गया है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों भाग इसका है, यानी पार्ट है 4 का, ठीक है, 4th का। आर्टिकल जब भी पूछा जाएगा किस आर्टिकल में वर्णन है, तो 51 के का में, ठीक है। जो ऐड हुआ है ये तो किस संविधान संशोधन के थ्रू ऐड हुआ था मौलिक कर्तव्य, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू ऐड हुआ था। मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो यूएसएसआर अगर ऑप्शन हो तो वो लगा दीजिए, रशिया हो तो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग समिति बोलते हैं तो समिति है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक। पर एक क्वेश्चन होता है प्रभावी बनाने के लिए, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जेएस वर्मा समिति का गठन हुआ था। जेएस वर्मा समिति का गठन हुआ था मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए। स्वर्ण सिंह समिति मत लगाइएगा, इनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था संविधान में, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। तो जो 11वां ऐड हुआ ना, वो आपका ऐड हुआ 2002 में। 2002 में ऐड हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत 11वां ऐड हुआ, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य याद हो गया होगा आपको। भाग 4th का में डिस्कशन है, आर्टिकल इससे 51 का है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसको प्रभावी बनाया गया था 1999 में जेएस वर्मा समिति का गठन करके, ठीक है, ये हो गया। और पहले कितने थे, 10 थे मौलिक कर्तव्य, अभी 11 हैं। जो 11वां ऐड हुआ वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर्स का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जुलाई 2024 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका, याद रखिएगा कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता, तो कोपा अमेरिका अर्जेंटीना। कोपा के साथ अमेरिका है, आ से अमेरिका हो जाएगा, आ से अर्जेंटीना, थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब जीता अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर है हांगकांग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ठीक है, जो 2024 में, उसके तहत हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन विकसित की गई थी? तो ये विकसित किया था भारत बायोटेक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक ने ओरल वैक्सीन विकसित की थी हैजा से बचाव के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।